जानते हैं बॉर्डर के इन सूरमाओं को सुबह सुबह दिखाने का मकसद क्या है, ताकि आप ये समझ जाएं कि एलएसी पर भारत की तैयारी क्या है। नमस्ते, मैं राशिद। अपनी घड़ियों के हिसाब से देखिए, अगले 48 घंटे एलएसी पर जंग की है तैयारी। लेकिन जंग की इस तैयारी में चीन दे रहा है गीदड़ भभकी। चीन को यह नहीं पता कि भारत कितना पुख्ता है जल, थल और नभ पर। हम आपको आगे दिखाएंगे चिनूक से लेकर के C-17 ग्लोबमास्टर तक तैयारी क्या है। ध्रुव हेलीकॉप्टर की जितनी सॉर्टीज हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और ठंड से पहले यानी सर्दी से पहले भारतीय सेना ने किस तरीके की तैयारी की है। और यकीन जानिएगा, आज जितनी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जंग की तैयारी भारत ने भी कर ली है। और तैयारी कैसी है, फिर से 20 सेकंड में देखिए। चक्का जितने मिलने बधाइयां। एंड यस, द फर्स्ट ब्रेकिंग इज एलएसी पर तेज हुआ भारतीय सेना का एक्शन। चिनूक से लेकर के C-17 ग्लोबमास्टर तक की हलचल तेज हो गई है। भारत ने सरहद पर डटे रहने की तैयारी की। भारतीय सेना को लंबे वक्त के लिए पहुंचाई जा रही है रसद। गर्म कपड़ों से लेकर राशन तक का बंदोबस्त किया गया है। जवानों के लिए टेंट और हीटर का भी किया गया है इंतजाम। सैनिकों के लिए रिजर्व स्टॉक भेजने का काम जारी है। अब 3 तस्वीरों के जरिए आप ये देखें कि चिनूक किस तरह से चीन जैसे देश को चीरने के लिए तैयार है। ध्रुव से चीन होगा ध्वस्त और C-17 ग्लोबमास्टर से कैसे चीन होगा भस्म। 3 तस्वीरों को तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए। देखें आप, चिनूक चीर देगा, ध्रुव से चीन ध्वस्त होगा, C-17 ग्लोबमास्टर से चीन भस्म हो जाएगा। और ये 3 तस्वीरें जानते हैं, ये एलएसी की तस्वीरें हैं। और अभी की ये जो ताजा तस्वीरें हैं, बताया जा रहा है कि भारत ने भी अपनी जंग की तैयारी पूरी तरह से पुख्ता कर ली है। चीन अगर एलएसी पर आंखें तरेरेगा, चीन किसी भी सेक्टर की तरफ आएगा, तो भारत की तैयारी पूरी है, पुख्ता है। तैयारी देखी ना आपने, हैं तैयार हम। अब 4 तस्वीरें और भी देखें आप, जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। आप देखें किस तरीके की तैयारी है। रसद पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है, ऑर्डर का इंतजार है। C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए जितना भी ठंड से पहले का इंतजाम है, या युद्ध के पहले की जितनी तैयारी होती है, चीन से जीतने की जो तैयारी होती है, बॉर्डर पर कैसा जोश आई है, बॉर्डर पर बुफोर्स की तैनाती की गई है, इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देखें। चीन को यह देखना होगा कि बॉर्डर की तैयारी क्या है। चीन को यह जानना होगा कि हमारे जवान किस तरीके से दिन रात 24 घंटा 7 दिन डटे हुए हैं। चीन को यह समझना होगा कि गलवान में मुंह की खाई है, पेंगोंग से उसे भगाने की तैयारी है। चीन को यह समझना होगा कि 3488 किलोमीटर की जो एलएसी है, वहां पर अब की बार अगर चीन ने किसी भी तरह की हिमाकत की, तो करारा प्रहार किया जाएगा। इस करारे प्रहार के लिए क्या तैयारी है, आपको सुनवाते हैं उन जवानों की जबानी, उन मेजर जनरल की जबानी, उन बड़े फौजियों की जबानी कि 24 घंटा 7 दिन चीन के खिलाफ भारत की तैयारी क्या है। देखिए, ऑक्सीजन की अभाव की वजह से यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, दैट इज लंग्स में पानी भर जाता है, और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, जिसमें दिमाग में पानी भर जाता है, ये जानलेवा होती है। एंड इनको हमको इवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास ये जो पीछे हैपो बैग दिख रहा है आपको, ये स्पेशलाइज्ड बैग है, जिसमें हम प्रेशराइज करके हेलीकॉप्टर से आगे हाई एल्टीट्यूड पोस्ट से हम अपने पीछे वाले अस्पताल में पेशेंट को इवैक्यूएट करते हैं। डिपो लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा आयुध डिपो है। यहाँ पे हम स्पेशल क्लोथिंग, टेंटेज, हीटिंग अप्लायंसेस, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट और सुरक्षा उपकरण आदि
हमारे जो ट्रुप्स फॉरवर्ड में तैनात हैं उन्हें इशू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के टेंट लगे हुए हैं, जैसे कि स्मॉल टेंट, लार्ज टेंट, मीडियम एंड टेंट हाई ऑल्टीट्यूड। हमारे टेंटों में हीटिंग अप्लायंसेस की सुविधा मौजूद है। इन सुविधाओं के अलावा हमारे जवानों को कैरो हीटर्स, जो कि हजारों की तादाद में जो भी हमारे जवान आगे डिप्लॉयड हैं, उनको इशू किए जा चुके हैं। रिपेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें लगने वाले स्पेयर्स और कंपोनेंट्स। टेक्निकल स्टोर ग्रुप का काम होता है कि रिपेयर टेक्नीशियंस को एक फायरिंग पिन से लेकर के एक टैंक के इंजन असेंबली तक जिस भी चीज की जरूरत हो, हम उन्हें वो अवेलेबल करवाएं। जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक मोबाइल स्पेयर्स बिन लॉरी है, जिससे हम मोबाइल फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स तक स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज पहुंचाते हैं। ऐसी कई गाड़ियां आज की डेट में फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं और रिपेयर टेक्नीशियंस को उनके सभी जरूरत के स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज अवेलेबल करवा रही हैं। आज हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल, ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो, जिसमें बुखारी और कैरो हीटर शामिल हैं, या एमुनिशन की हो, बहुत जानते हैं, जब सरहद पर दो तस्वीरें ऐसी नजर आए जहां पर एक तरफ बोफोर्स गन्स तैनात हों, बोफोर्स तोपें तैनात हों और वहीं दूसरी तरफ तिरंगा झंडा लहरा रहा हो, तो वाकई अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें होती हैं। लेकिन सर्दी के लिए तैयारियां क्या हैं? हमने आज की आपको तस्वीरें दिखाई। हमने आपको यह भी बताया कि चिनूक से लेकर के C-17 ग्लोबमास्टर तक, बोफोर्स से लेकर के भारतीय सेना की तैयारियों तक क्या तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी करारा जवाब देने के लिए पूरा प्लान बनाया है, फूल प्रूफ प्लान। चीन की नीयत को मिट्टी में मिलाने के लिए कैसे तैयार हो रहा है सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान, देखिए। सर्दियों की साजिश वहां पर बर्फबारी का इंतजार कर रहा है। दरअसल चीन की साजिश है कि वो अपने सैनिकों को बर्फबारी के बाद उन ऊंची चोटियों पर कब्जा करने भेजेगा जहां भारतीय सेना पहले से कब्जा जमाए हुए है। मगर चीन की इस विंटर प्लानिंग को फ्लॉप करने के लिए भारतीय सेना पहले से तैयारी कर चुकी है। लगभग 6 महीने का होता है। ये मार्च के समय तक का जा सकता है, अक्टूबर से लेकर के मार्च के महीने तक ये खिंच सकता है। तो उस लिहाज उसको ध्यान में रखते हुए भारत अपने सैनिकों की जो पूरी तैयारी को ध्यान में रखते हुए उनकी हर तरीके से उन्हें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, और जिसमें कि उनके स्वास्थ्य को भी अगर बेहतर बनाने के लिए जो उनकी ज़रूरी दवाएं हैं, ज़रूरी मेडिसिन हैं, और जो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या जब बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर लो होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए हर तरीके के प्रोटेक्टिव गियर्स उन्हें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं।
एलएसी पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। माना जा रहा है कि इस बार ठंड के मौसम में भी भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान एलएसी पर डटे रहेंगे। सेना तक जरूरत का हर सामान पहुंचे, इसके लिए बेस कैंप और ट्रांसपोर्ट की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जवानों को ठंड से बचाने के लिए कपड़ों और बाकी जरूरत का सामान भी तैयार कर भेजा जाएगा। सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान 2। चीन ने एक बार फिर भारत की जमीन वाले ब्लैक टॉप पर कब्जा जमाने की साजिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने ड्रैगन की साजिश को नाकामयाब कर दिया। इस बात से बौखलाया चीन घुसपैठ के नए रास्ते खोजने में जुट गया है। भारत के हाथों एलएसी पर शिकस्त खाने के बाद अब चीन नेपाल और भूटान के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में एसएसबी और आईटीबीपी को अलर्ट रहने को कहा गया है। बता दें, हाल ही में गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी ने एसएसबी और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन, नेपाल और भूटान सहित अन्य सीमाओं पर अलर्ट रहने को कहा गया है। आपने ये तो देख लिया कि युद्ध की क्या तैयारी चल रही है, युद्ध के संकेत भी मिल रहे हैं, और युद्ध के अगर संकेत मिल रहे हैं तो फिर भारतीय सेना की, भारतीय फौज की तैयारी क्या है, हमने आपको दिखा दिया। 2 गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, कमांडर भूषण दीवान है और उसके अलावा मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, अ वेरी बिग सैल्यूट। कमांडर भूषण दीवान, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेजर मोहम्मद अली शाह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त आपका सीना जो है, आपका 56 इंच का सीना मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल 56 इंच का। जैसे ही इंडिया न्यूज पर आपने तस्वीरें देखी चिनूक की, C-17 ग्लोबमास्टर की, भारतीय फौज की तैयारियों की, सर्दी से पहले युद्ध की जो तैयारी है, और जिस तरह से रसद पहुंचाई जा रही है, जिस तरह से बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सीना 56 इंच का है एक रिटायर्ड फौजी का? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आशीष भाई, और आपकी ऑब्जर्वेशन की मैं दाद देता हूँ। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी फौज कहीं पे भी किसी भी इससे पीछे नहीं है। चाहे एम्यूनिशन हो, चाहे हथियार हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे हमारी बहादुरी की किस्में हो, तो हर जगह से हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है चाइनीज एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अभी वहां पे बोफोर्स गन की तैनाती हो गई है, और चाइना वैसे ही हमारी ट्रूप मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने जासूस लगा रखे हैं हमारे पीछे, उनके जासूस लगा रखे हैं। चीन गियर शिफ्ट कर रहा है और हम अपना गार्ड शिफ्ट कर रहे हैं, और अगले 1 घंटे आपको और कमांडर भूषण दीवान को मेरे साथ में बने रहना है, क्योंकि अभी कमांडर भूषण दीवान, इससे पहले कि आपके पास आऊं, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है, अरुणाचल के पास तेज हो गई है चीनी सेना की हलचल। चीन ने बर्फीले इलाके में सैन्य ठिकाने बनाए हैं। अरुणाचल में एलएसी से 20 किलोमीटर दूर पीएलए का मूवमेंट बढ़ गया है। पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय इलाकों में दिखी है चीनी सेना। पैंगोंग की हार के बाद बौखला गया है चीन, यानी चीन अब वेस्टर्न सेक्टर से निकल करके ईस्टर्न सेक्टर की तरफ आ रहा है, और अरुणाचल में लेकिन चीन को अस्त होना ही होगा, अरुणाचल में चीन को पस्त होना ही होगा। हम क्यों कह रहे हैं, आपको लेकर के चलेंगे अपने वॉर जोन में। वॉर जोन आपको बताएगा कि असल में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय फौज की क्या तैयारी है। 62 से लेकर के अभी तक अरुणाचल में चीन ने क्या किया है। चलिए मुझे लेकर के चलें आप। अब वॉर जोन ग्राफिक तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर गिराए जाएं। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि अरुणाचल में अस्त होगा चीन। अरुणाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश के पास चाइनीज फौज यानी पीएलए हो गई है एक्टिव। चीन ने अरुणाचल में मूवमेंट को अपनी बढ़ा दिया है। चीन ने बर्फीले इलाके में सैन्य ठिकाने बनाए हैं। निगरानी के लिए भारत ने भी अपने जवान बढ़ा दिए हैं। अरुणाचल में एलएसी से 20 किलोमीटर दूर, आई रिपीट, अरुणाचल में एलएसी से 20 किलोमीटर दूर ही पीएलए का मूवमेंट नजर आ रहा है, और जहां पर पीएलए का मूवमेंट है वहीं पर भारतीय सुरक्षा एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज, इनकी नजर है। यानी अरुणाचल प्रदेश के आसपास कुछ बड़ा होने वाला है क्या, और इसी की तैयारी है। अगर तैयारी है तो आपके लिए ज्योग्राफिया समझना बहुत जरूरी है। अगला चेंज ओवर करें। अगले चेंज ओवर में आप अब ये समझ पाएंगे कि चीन की नजर अरुणाचल पर आखिरकार क्यों है क्यों। दरअसल जो सीमाएं हैं ना, उत्तराखंड, भारत और चीन की सीमा की बात कर रहा हूं मैं। उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल में मिलती है। अरुणाचल में भारत चीन की सीमा 1129 किलोमीटर इलाके में फैली हुई है। भारत के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर चीन दावा करता है। अरुणाचल में तवांग, बुमला, असाफिला, लोला, ये इलाके हैं जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव कहे जाते हैं। और अगर आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, सामरिक दृष्टि से, तो तवांग सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। 1962 में भारत के 1383 सैनिक शहीद हुए, चीन के 722 सैनिक मारे गए, और भारत चीन की जंग का सेंटर पॉइंट अरुणाचल प्रदेश ही उस जमाने में था।
अरुणाचल में तवांग की जमीन पर चीन ने अवैध कब्जा कर लिया। 1967 आया, चीन ने सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर हमला कर दिया। 1967 में ही भारत के 80 जवान शहीद हुए, लेकिन हाँ, चीन को उस वक्त में नाको चने हमने चबवाए थे। 400 सैनिक हमने चीन के मार गिराए थे और चीन ने अरुणाचल के तुलुंग में असम राइफल की पेट्रोलिंग टीम पर तब अटैक किया। लेकिन 1987 आया, 20 साल के बाद फिर से एक बार भारत चीन में टकराव हुआ। 1987 में ही अरुणाचल के उत्तरी तवांग में भारत चीन के बीच टकराव हुआ। तवांग में समदोरांग चू का एक भारतीय इलाका है, यहां पर चीन ने तंबू गाड़ दिया। लेकिन इस दौरान भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन के तहत भारत ने जवानों को एयरलैंड किया। एयरलैंड करने के बाद लद्दाख से लेकर के सिक्किम तक भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात हो गई। बाद में यह विवाद बातचीत से सुलझा, लेकिन हमने ये बता दिया कि लेकिन अभी की एक बड़ी खबर आ रही है। एलएसी पर चीन की फायरिंग पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एलएसी पर करीब 4 बार 100 राउंड की फायरिंग हुई थी। बहुत ही बड़ी खबर है। पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर यह फायरिंग हुई थी और 29 अगस्त से 8 सितंबर के बीच 100 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग हुई है। और स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, 4 बार 100 राउंड फायरिंग कब हुई है? बहुत जल्दी एक क्विक अपडेट दें। बिल्कुल, ये फायरिंग्स की लगभग 4 अलग अलग घटनाएं सितंबर के पहले वीक में हुई है, 8 तारीख तक। और इसका एक टाइमिंग बहुत देखना जरूरी है कि जब डॉक्टर जयशंकर और उनके जो चाइनीज काउंटर पार्ट है वांगी, ये दोनों मिल रहे थे मॉस्को में, उसके ठीक पहले वो मिले थे 10 तारीख को। उसके ठीक पहले इस तरह की लगातार फायरिंग होने का क्लियर मतलब था कि चाइनीज अपनी तरफ से प्रेशर बनाना चाहते हैं। लेकिन हम दर्शकों को ये भी जरूर बता दें कि भारत ने भी जब पहले फायरिंग हुई चीन की तरफ से तो जवाबी फायरिंग जरूर की है। वो इसलिए क्योंकि चीन बौखलाया हुआ था 29 अगस्त के बाद से। 29 अगस्त की रात को, आधी रात को, जब इंडियन आर्मी ने और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अलग अलग हाइट्स को कैप्चर कर लिया। ओके, ठीक है आशीष। ठीक है आशीष, दोबारा आपके साथ में जुड़ने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कमांडर भूषण दीवान के पास भी अभी मुझे जाना बेहद जरूरी है। कमांडर भूषण दीवान, मुझे एक बात ये समझाएं। अभी चूंकि मैंने इन्फोग्राफिक के जरिए ये समझाया है कि चीन का जो गियर शिफ्ट हो रहा है, कमांडर भूषण दीवान को स्क्रीन पर लेकर के आए। चीन का जो गियर शिफ्ट हो रहा है, इस शिफ्टेड गियर में चीन अब वेस्टर्न सेक्टर से ईस्टर्न सेक्टर की तरफ भी बढ़ने लगा है। अरुणाचल प्रदेश के पास 20 किलोमीटर एलएसी से दूर चीन यानी पीएलए ने अपनी मूवमेंट बढ़ा दी है। पूर्वी सेक्टर पर हमारी तैयारी किस तरीके की है? तैयारी किस तरह की होनी चाहिए? पूर्वी सेक्टर के हमारे चैलेंजेस क्या हैं? आशीष जी, फुल एलएसी पे हमारी फौजें वॉच रख रही हैं और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर है लेह से लेकर अरुणाचल तक। कई हॉट पॉइंट्स हैं। लेह के बाद, ईस्ट लद्दाख के बाद हिमाचल, उत्तराखंड, लिपुले, सिक्किम, भूटान, ट्राई जंक्शन, अरुणाचल, हर जगह है। क्यों? मेरी समझ में जरूरी नहीं कहीं पे नजर कहीं पे निशाना होता है। जरूरी नहीं सारा सीन ऑफ एक्शन लेह में हो, ईस्ट लद्दाख में हो। ये प्रेशर बनाने के तरीके हैं, पर सबसे अहम बात हम समझने की है सामरिक तौर पे क्या। आप देखिए 1962 की लड़ाई जो अक्टूबर 21 को हुई, वो क्यों हुई? माओ से टंग की पोजीशन बहुत कमजोर हो गई थी। क्यों? उसने जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया उसमें कई 40-50, 4-5 करोड़ लोग मर गए थे। सेम वे सबसे बड़ी बात यह है, लड़ाई कोई भी लड़ता है, युद्ध कोई भी फौज करती है, जीतने के लिए करती है, जब तक या अंदर से कोई प्रेशर हो। इस टाइम जिनपिंग के ऊपर काफी प्रेशर अंदर से है, तो अपनी पोजीशन बनाने के चक्कर में वो जिसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ना कुछ सडन अकस्मात कुछ गलत काम करना चाहेगा, वरना ऐसे ही फेस टू फेस हम लोग डटे रहेंगे। और ये भी चीन समझता है, एक बड़ी भारी बात और है, क्या पीओके की तरफ से भी हमको प्रेशर डाले, पर दैट इज हमें प्रॉब्लम नहीं है उसका। 4000 किलोमीटर इधर है एलएसी, तो एलओसी और ये समझना बेहद जरूरी है, ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार हर फ्रंट पर हमारी तैयारी क्या है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमारे लिए क्या है, क्यों हम ये कहते हैं कि अरुणाचल हमारा था, है और रहेगा। और याद रखिएगा, मेरे वॉर फ्रंट क्वेश्चन मेजर मोहम्मद अली शाह आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से वॉर जोन में आप दोनों ही गेस्ट को लेकर के चलूंगा और 133 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी लेकर के चलूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझें कि वॉर फ्रंट पर 3 अलग अलग सेक्टर पर कितने किलोमीटर का एलएसी है। कुल एलएसी 3488 किलोमीटर अक्सर मैंने आपको बताया है। सेंट्रल सेक्टर में सबसे पहले मैं एक बार दिखा देता हूं, जहां पर उत्तराखंड और हिमाचल है।
मैं बीच से शुरू करूंगा। 545 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। अब आप आ जाते हैं वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर का मतलब है लद्दाख का लगा हुआ अक्साई चीन वाला जो इलाका है। पश्चिमी सेक्टर जो है 1570 किलोमीटर का है। फिर आप पूर्वी सेक्टर की तरफ आ जाइए। पूर्वी सेक्टर का मतलब है अरुणाचल और फिर सिक्किम का इलाका जो भूटान से भी लगता है, यानी भूटान के जिस ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल करते हुए चीन ने 3 साल पहले डोकलाम किया था, 1325 किलोमीटर की यहां की सीमा रेखा है। यहां पर आपको इस वर्चुअल मैप में अक्साई चीन नजर आ रहा है, मैकमोहन लाइन जिसे चाइना अपनी लाइन ऑफ क्लेम नहीं कहता है, सियाचिन ग्लेशियर जो LAC से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, भूटान, भारत, जम्मू कश्मीर और चीन। ये सब कुछ आपको मैप में नजर आ रहे हैं और इसी के अलावा आपको POK भी नजर आ रहा है। लेकिन हमने ये कह दिया है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हम क्यों कह रहे हैं चीन के लिए? अब ये भी देखें आप, क्यों हम ये कह रहे हैं कि हमने चीन को नाको चने चबवाए हैं, क्योंकि गलवान में हमने पीछे किया है, पेंगोंग में हमने हरा दिया है, ब्लैक टॉप पर हमने कब्जा किया है, हेलमेट टॉप हमारा है, अब तक 224 ऐप्स पर हमने बैन कर दिया है, साउथ चाइना सी में भारत ने अपना वर्चस्व दिखा दिया है, रशिया के साथ में रक्षा सौदा किया है, इसके अलावा इसराइल के साथ में रक्षा सौदा है, अमेरिका के साथ में रक्षा सौदा है, और इन रक्षा सौदों के जरिए भी हमने ये बता दिया है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वर्चुअल ग्राफिक्स हैं, आप इनको देख करके समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना यह चाहते हैं कि चीन की हमने चौतरफा घेराबंदी करके रखी है, लेकिन चीन जैसा कि मैंने कहा बार बार गियर शिफ्ट करता रहता है। और पूर्वी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, और पूर्वी सेक्टर में भी मेजर मोहम्मद अली शाह, वाई इज, ठीक है, कमांडर भूषण दीवान, वाई इज तवांग सो इंपॉर्टेंट? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से? तो एंट्री पॉइंट है, फुल अरुणाचल के लिए एंट्री पॉइंट है, और अगर अरुणाचल के अंदर आते हैं इट इज अ बिग लॉस टू अस। उसके बाद हमारा जो है उधर से और लेफ्ट ये ट्राई जंक्शन से, तो हमारा फुल नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स सिस्टम सिक्किम इंक्लूडेड ये खतरे पड़ जाता है। और ये 62 में भी यही हुआ था, हालांकि 62 में आके वो लोग वापस चले गए थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हमारे लिए एकदम क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल है और हॉट पॉइंट रहा है कई सालों से। पर मैं आपसे दोबारा ये चीज कहना चाह रहा हूं सामरिक नजर से राशिद, कि ये अगर अक्टूबर नवंबर में अमेरिका ताइवान की तरफ से या साउथ चाइना सी की तरफ से एक एक्शन लेता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है, तो चाइना के ऊपर प्रेशर काफी पड़ेगा। और नहीं तो मैं समझता हूं ये लड़ाई नहीं होगी। अगर ज्यादा प्रेशर आ गया जिनपिंग के ऊपर अंदर से, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। ओके, ठीक है, उसमें कोई बचाने वाला लेकिन चाहे अभी रशिया, एक और बड़ी खबर आ गई है। भारत में रफेल आने से बौखला गया है चीन, और चीन ने एक नया प्रोपेगेंडा भी चला दिया है। चीन ने कहा J-20 से 17 बार रफेल को मार गिराने का दावा चीन ने किया है। चीन का दावा है युद्धाभ्यास में मार गिराया था रफेल। चीनी सेना के मुखपत्र PLA डेली में ये चीन ने दावा किया है कि मॉकड्रिल को चीन समझ रहा है हकीकत। ये बहुत बड़ी बात है कि चीन कहता है कि मॉकड्रिल में चेंगडू सीरीज के J-20 से रफेल को मार गिराया गया था। अगला इंफोग्राफिक तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए कि चीन इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है। दरअसल चीन को यह पता है कि अगर रफेल अंबाला एयरबेस पर तैनात हो गया तो फिर नहीं, जंग के मैदान में भारत चीन कहां पर है इसको हम बाद में दिखा लेंगे। लेकिन अभी ये दिखाइए कि अगर हाशिमारा एयरबेस पर, यानी पूर्वी साइड में, हाँ ये दिखाएं आप, चीन को ये पता है कि अगर हाशिमारा एयरबेस पर रफेल की तैनाती हो जाती है तो चीन उसकी जद में होगा। चेंज ओवर करें, अंबाला एयरबेस पर अगर तैनाती होती है तब भी चीन के अलग अलग एयरबेसेस जो हैं उसकी जद में होंगे। एयरबेसेस कौन से हैं? एक बार अगर इंफोग्राफिक चेंज करते रहें तो मैं रफेल की कनेक्टिविटी और बाकी इंफॉर्मेशन भी कनेक्ट करके मैं बता सकूंगा और दिखा सकूंगा, और तभी हमें हमारे गेस्ट के पास में जाना चाहिए, कमांडर भूषण दीवान के पास में, और चीन की चालबाजी की रिपोर्ट भी निकाल करके रखें। अगला चेंज ओवर करें, अगला चेंज ओवर करते रहें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगला चेंज ओवर करें, अगला इंफोग्राफिक चेंज ओवर करके दिखाएं, अगला इंफोग्राफिक चेंज ओवर करें। ठीक है, अब ये इंफोग्राफिक क्या दिखा रहा है कि कागज का शेर है चीन। और क्यों है कागज का शेर चीन? क्योंकि तिब्बत मिलिट्री क्षेत्र में उसके 40,000 जवान हैं, शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र में है 70,000 जवान। लेकिन भारत इसके मुकाबले कहां पर खड़ा है यह भी दिखाना बहुत जरूरी है। शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र हम दिखा रहे हैं, तिब्बत मिलिट्री क्षेत्र हमने दिखाया, लेकिन भारत की भी जो तैनाती है, हाँ भारत की तैनाती एक बार दिखाएं, क्योंकि हम चीन की तैनाती दिखा रहे हैं। चीन की फौज की तैनाती अलग अलग सेक्टर में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की तैनाती क्या है? उत्तरी आर्मी जो कमांड है वहां पर भारत ने 34,000 फौजी तैनात किए हैं। सेंट्रल आर्मी कमांड की तरफ और भी ज्यादा फौजी भेजे जा रहे हैं, यानी
उत्तरी आर्मी कमांड, सेंट्रल आर्मी कमांड, पूर्वी आर्मी कमांड। पूर्वी आर्मी कमांड का मतलब है अरुणाचल की तरफ। कहा यह जा रहा है अरुणाचल में अभी तक 2.25 लाख हैं, लेकिन अब यह तादाद धीरे धीरे करके बढ़ाई जाएगी। यानी बॉर्डर पर भारी है भारत और चीन है पूरी तरह से कागज का शेर। मेजर मोहम्मद अली शाह के पास में चलते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं अभी भी बात यही करूंगा कि चीन को क्या लगता है कि एक प्रोपेगेंडा चला दिया, प्रोपेगेंडा में यह बता दिया कि एक मॉक ड्रिल हो गई, इसमें चेंगडू सीरीज वाले ने राफेल को मार गिराया। लेकिन मेरा मानना यह है, अब मेरा कहना और मेरा पूछना यह है कि क्या चाइना का माल इतना मजबूत हो सकता है कि राफेल को टक्कर दे दे? आपका सवाल एकदम दुरुस्त है। देखिए, जो अपने आप को जानता है और जो दुश्मन को जानता है वो युद्ध में धोखा नहीं खाएगा। जो केवल अपने आप को जानता है और दुश्मन को नहीं जानता है, धोखा वो ही खाएगा। चाइना का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ये। और जो दुश्मन को जानता है, जासूसी करवा ले, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाएगा, वो सबसे बड़ा धोखा खाएगा। हम अपने आप को भी जानते हैं और दुश्मन को भी हम अच्छी तरह समझ गए हैं। हमारी फौज नहीं, दुनिया हम समझ गई है दुश्मन का क्या चाल अगली होने वाली है। वो दे वर अनप्रेडिक्टेबल, उनके साथ भविष्यवाणी नहीं कर पाते थे कि चाइना कर क्या रहा है। अब हम उनकी चाल पकड़ने लगे हैं। अब चाइना के प्रोडक्ट्स की बात करें तो भाई मैं आपको बता दूं, इतना घटिया माल होता है, इतना सस्ता माल होता है, और कभी भी राफेल को टक्कर तो देने सपने में भी नहीं देख पाएंगे ये लोग। ठीक है, ये लोग बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी फेक मीडिया प्रोपेगेंडा कर सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रचने के लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड मैं बताऊं आपको ये बिल्कुल फुस है। और लोग बस एक परसेप्शन, एक इमेज क्रिएट हो गया है कि भाई चाइना बहुत ताकतवर होने वाली है, ये होने वाली है। अरे नहीं है ऐसा वाकई में बिल्कुल नहीं है। वो झूठ निकाल दे लोग दिमाग से अपने। हाँ, ये बात अलग है, अगर उनको अभी नहीं रोका जाए तो आगे जाके भविष्य में ये बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। और जैसे कि कोमोडो दिवा ने बतलाया कि अरुणाचल की अगर इन्होंने ले लिया, वहां से जो हम लेने नहीं देंगे, उसका सवाल तो पैदा होता ही नहीं है। और तो क्यों हम ये कह रहे हैं कि हम लेने नहीं देंगे? हमने एक विजुअल मोन्टाज तैयार किया है। एक बार सरहद पर हमारी तैयारी क्या है, अरुणाचल सिक्किम बॉर्डर से लेकर के पूर्वी लद्दाख तक, अक्साई चीन तक हमारी तैयारी क्या है, उत्तराखंड में हमारी तैयारी क्या है, हिमाचल प्रदेश में हमारी तैयारी क्या है। एक बार तस्वीरें फिर से देखिए आप।